अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं जिसका नाम क्या है, पल्स। हमने पहले वाले में पढ़ा था टेम्परेचर, नाउ हम दूसरा वाला पढ़ेंगे जिसका नाम है पल्स। पल्स होता है, देखिए पल्स को समझने के लिए आप ऐसा मानिए कि जो आर्टरीज हैं, जो भी आर्टरीज है बॉडी में, उसमें ब्लड जो है वो जा रहा है और वो एक वेव में जा रहा है। क्यों वेव बना के जा रहा है? क्योंकि हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है। जब हार्ट आपका कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, जब कंट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड आगे की तरफ पुश हो रहा है, और ब्लड पुश हो रहा है तो वो वेव्स में आर्टरीज में जा रहा है। उन्हीं वेव्स को, जो ब्लड वेव्स में जा रहा है, उस चीज को हम पल्स बोलते हैं। पल्स जो होती है वेव ऑफ ब्लड होता है, वेव ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। ड्यू टू, किस वजह से होता है? ड्यू टू कंट्रैक्शन, हार्ट का कंट्रैक्शन। हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है उसकी वजह से। आपको क्या फील होता है? हार्ट जब पंप करता है तो उस चीज़ को हम पल्स बोलते हैं। हार्ट जब, यही चीज़ है, जब हार्ट पंप करेगा तो पल्स कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं इसके क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं पल्स के नॉर्मल वैल्यू। 60 to 100 बीट्स पर मिनट, और यही चीज़ क्या होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल वैल्यूज पल्स के क्या होते हैं? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। इसमें क्या क्या असेसमेंट करते हैं? एसेस क्या क्या करते हैं देखेंगे। व्हाट टू एसेस, क्या क्या चीज़ों का असेसमेंट करना होता है हमें। सबसे पहले हम रेट देखते हैं, पल्स में हम लोग रेट देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि पल्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, असेसमेंट किस चीज़ का करते हैं। एक तो हुआ रेट। रेट से हम क्या समझते हैं? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, कितनी बीपीएम पर मिनट पे चल रहा है, कितना बीट्स पर मिनट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं उसमें? रिदम से आप क्या समझते हैं? रिदम देखते हैं। रिदम में मतलब कि रेगुलरली हो रहा है कि इरेगुलर है। रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर हो रहा है, कभी कभी ज़्यादा फास्ट हो रहा है, कभी कभी कम हो रहा है, वो चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं उसमें? वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम को देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वीक पल्स है कि स्ट्रॉन्ग पल्स है, ये चीज़ें देखते हैं। 3 चीज़ें, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। रेट में हम लोग देखते हैं कितनी बार बीट हुआ है, 60 to 100 के बीच में कहाँ पे आया है। रिदम में देखते हैं रेगुलर है कि इरेगुलर है। वॉल्यूम में हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग है कि वीकली हो रहा है, मतलब हमें वीक फील हो रही है कि स्ट्रांगली फील हो रही है। आई होप इतना समझ आ रहा होगा। साइड्स पे देखते हैं, उसके बाद सारी जो साइड्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं साइड्स क्या होती हैं। साइड्स, पल्स को चेक करने के लिए हमारे पास साइड्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्पोरल। ठीक है, अगर आप कोई भी ये वीडियो देख रहा है जो अभी अभी जिसने शुरू किया है, या जो फर्स्ट सेम सेकेंड सेम के बच्चे हैं, या थर्ड सेम के, जिस भी सेमेस्टर के हैं, तो आप साथ साथ में नोट भी बना सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट भी बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्पोरल में क्या देखते हैं हम लोग? कहाँ पे देखते हैं? साइड ऑफ हेड, माथे के साइड में देखते हैं, साइड ऑफ हेड टेम्पोरल ये वाला हुआ। इधर साइड में देखते हैं कैरोटिड, उसके बाद हमारा आता है कैरोटिड पल्स कहाँ होती है? नेक में सबसे तेज फील होती है, और इमरजेंसी टाइम पे इसी को हम लोग देखते हैं, नेक पे देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कोई लेट गया है, उसको हम नेक पे चेक करते हैं कि पल्स चल रही है कि नहीं। उसके बाद आती है एपिकल कहाँ पे होती है? हार्ट के एपेक्स पे। हमें पता ही होगा बेस एपेक्स होता है, एपेक्स पे हम जब पल्स चेक करते हैं तो उसको एपिकल पल्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा ब्रेकियल कहाँ होता है? आर्म में। उसके बाद रेडियल कहाँ होती है? रिस्ट में। ब्रेकियल हमारा यहाँ पे हुआ और रेडियल हमारा यहाँ पे हुआ, जो हम अक्सर देखते हैं रिस्ट में, मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन। उसके बाद हमारा आता है फिमोरल कहाँ होता है? ग्राइन एरिया में। बहुत बाउंडिंग पल्स, बहुत तेज पल्स फील होती है फिमोरल में। फिर हमारे पास आता है पॉप्लीटियल कहाँ पे होती है?
नीज के पीछे, बिहाइंड नी, यानी कि जब हम नी फोल्ड करते हैं, टांग को जब हम फोल्ड करते हैं, जब हम टांग को, हमारी ये टांग है फॉर सम एग्जाम्पल, अगर ये हमारी टांग है, ऐसे हमने फोल्ड किया, जो ये वाला पोर्शन अगर नी है तो इसके पीछे वाला पोर्शन जो है उसको हम पोप्लिटियल बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर टिबियल। ये कहाँ होती है? ये होती है एंकल, एंकल में, पैर में होती है, एंकल साइड में। और उसके बाद हमारे पास आता है डोर्सालिस पेडिस, डोर्सालिस पेडिस, यानी कि ये कहाँ पे होती है? फुट में और पैर के ऊपर वाली सरफेस पे होती है। ये एंकल पे होती है पोस्टीरियर टिबियल, और ये वाली जो डोर्सालिस पेडिस होती है ये ऊपर होती है। ठीक है, अब हम पल्स के साथ साथ ही कुछ चीज़ें देखेंगे जो इसके रिलेटेड है, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट है टर्म्स जो हमें देखनी चाहिए पल्स के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पल्स, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टैकीकार्डिया। ये मैं इससे पहले भी एक वीडियो में शायद कहीं पे मैंने मेंशन किया होगा। टैकीकार्डिया क्या होता है? पल्स रेट जब हमारे पास, पल्स जो होगी हमारे पास 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो गई है। ये किस किस वजह से हो सकता है ऐसी कंडीशन? फीवर है, कभी पेन है किसी को, या एंजाइटी है तो टैकीकार्डिया हो सकता है। कभी कभी किसी को फीवर है तो पल्स बढ़ सकती है। कभी कभी किसी को एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी में अक्सर हमने देखा है कभी कभी स्ट्रेस होता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हम बाउंडिंग पल्स, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग पल्स फील होती है, तो वो हमारी इन कंडीशंस में उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रैडीकार्डिया से हम लोग क्या समझते हैं? जब पल्स हमारी कितनी हो? पल्स हमारी लेस देन 60 हो, 60 बीट्स पर मिनट से कम हो, यानी कि रेंज 60 to 100 बीट्स पर मिनट है। 60 से कम होगा तो ब्रैडीकार्डिया कहलाएगा, 100 से ज़्यादा होगा तो टैकीकार्डिया कहलाएगा। उसके बाद और भी हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एरिथमिया। एरिथमिया क्या चीज़ होती है? एरिथमिया का मतलब होता है कि रिदम जो है वो इरेगुलर हो गई है, इरेगुलर रिदम। मैंने पहले ही बोला था कि असेसमेंट हम जब करते हैं तो हम लोग रेट, रिदम और वॉल्यूम चेक करते हैं। जब रिदम इरेगुलर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथमिया बोलते हैं। तब हमारे पास एक और चीज़ आती है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट हम क्या चीज़ बोलते हैं? पल्स डेफिसिट किस चीज़ को बोलते हैं? पल्स डेफिसिट होता है हमारे पास जो एपिकल और जो हमारी रेडियल पल्स होती है, एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल पल्स, और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? पल्स डेफिसिट। इसकी वजह से जब हम एपिकल और रेडियल पल्स चेक करते हैं, एपिकल यानी कि हार्ट के एपिक्स, और रेडियल कहाँ पे होती है? रिस्ट में। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज़ आते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पल्स डेफिसिट। और जब ये पल्स डेफिसिट होता है, जब किसी इनके बीच का डिफरेंस जब हम चेक करते हैं तो ये क्या सजेस्ट करता है कि एक पर्सन को क्या हुआ है? कार्डियक इनएफिशिएंसी। और एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे पल्स वाले टॉपिक में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो जब भी आप कभी भी असेसमेंट कर रहे हैं, जब भी आप वाइटल साइंस को चेक कर रहे हैं, तो हमेशा आप अपने हाथ के ये जो फिंगर है, इंडेक्स मिडिल फिंगर, ये यूज़ कर लीजिए। कोई भी पोर्शन यूज़ कर लीजिए, लेकिन कभी भी आप अपने थंब का यूज़ मत करिए। क्यों? क्योंकि थंब में खुद अपनी एक पल्स होती है, इसकी एक अपनी खुद एक पल्स होती है, तो ये आपके वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास वाइटल साइन है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? सबसे पहले है हमारे वेंटिलेशन, ठीक है? वेंटिलेशन किस चीज़ को बोलते हैं? एयर मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लंग्स में जब एयर मूवमेंट, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है?
डिफ्यूजन होता है जब लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसेस जब एक्सचेंज होते हैं लंग्स में उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और जब परफ्यूजन किसको बोलते हैं, जब परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड सप्लाई टू टिश्यू, यानी कि जब ब्लड सप्लाई जो है वो सराउंडिंग टिश्यू तक पहुंचती है उसको हम परफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस चीज़ को रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए है कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं रेस्पिरेशन के, कितनी बार हम एयर को एक्सहेल इनहेल करते हैं, उसके वैल्यूज़ क्या होते हैं। नॉर्मल वैल्यू 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट के हिसाब से हम लोग उसको बोलते हैं, 12 को भी नॉर्मल ही मानते हैं। फिर उसके बाद इसके फेजेस आते हैं। कितने फेजेस होते हैं इसमें, 2 फेजेस होते हैं, 2 फेजेस वी हैव। First is inspiration and second we have is expiration, जो कि आपको पता है। expiration एयर इन करते हैं और एयर एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन जो हमारा होता है एक्टिव होता है। एक्टिव से आप क्या समझते हैं कि मतलब हमें इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं उस चीज़ को कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एयर क्या होते हैं, एयर जो है वो लंग्स में एयर जो है एंटर होती है इनटू लंग्स, एयर जो है एंटर होती है लंग्स में। और एक्सपिरेशन क्या होता है, पैसिव होता है। पैसिव से हम क्या समझते हैं, इसको कैरी आउट करने के लिए, यानी कि एयर को एक्सहेल करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को कैरी आउट करने के लिए। तो पैसिव में क्या होता है, एयर जो होती है इसमें, एयर जो होते हैं लीव करती है लंग्स को। उसमें क्या था, उसमें एयर जो है लंग्स में एंटर करती थी, इसमें लीव करती है, छोड़ देती है, उसमें एंटर होती थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेशन क्या, किस चीज़ को बोलते हैं। ये तो हमारे फेजेस हुए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल। नेक्स्ट वी हैव एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। किस चीज़ को बोलते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, सबसे पहले वी हैव इज टैकिपनिया। टैकिपनिया किस चीज़ को बोलते हैं, जब ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग फास्ट हो, ठीक है, उस चीज़ को टैकिपनिया बोलते हैं। अनदर वी हैव ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया उसको क्या बोलते हैं, जब ब्रीदिंग, इसी का ऑपोजिट है ये, जब ब्रीदिंग क्या है स्लो हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। उसके बाद वी हैव डिस्निया। ये मैंने पहले भी टर्म्स में बोला है कि ये क्या चीज़ है, यानी कि डिस मीन्स डिफिकल्ट या एबनॉर्मल, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, इसको हम डिस्निया बोलते हैं। अनदर वी हैव इज एपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने उन टर्म्स में बोला, जब किसी वर्ड के सामने ए लगेगा तो या एन लगेगा तो उसका मतलब क्या है, नो, यानी कि नो ब्रीथिंग, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। अनदर वी हैव हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है, रैपिड और उसके साथ साथ डीप ब्रीथिंग। रैपिड और डीपली वो डीप ब्रीथ करता है पर्सन जब उसको हाइपर वेंटिलेशन होता है। बहुत ज़्यादा तेज वो सांस जो है एयर को इन एंड आउट करता है। उसके बाद आता है हाइपोवेंटिलेशन। अनदर वी हैव हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा फिर, रैपिड से ऑपोजिट स्लो प्लस शैलो ब्रीदिंग, स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग। फिर हमारे पास आता है एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया यानी कि इसमें क्या होता है कि जब पर्सन जो होता है लाइंग पोजीशन में होता है तब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। यानी कि जब वो खड़ा है अच्छे से, ठीक है, तब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जब वो लेटा हुआ है, लाइंग पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में है, तो उसको क्या हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। अब उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल पैटर्न्स देखते हैं, कुछ स्पेशल हैं, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं, चेनी स्टोक्स, जिसको हम बोलते हैं चेनी स्टोक्स रेस्पिरेशन। उसका क्या मतलब होता है, इसमें ये होता है चेनी स्टोक रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्रिसेंडो, डिक्रिसेंडो और उसके बाद क्या होता है, एपनिया होता है। ब्रीथिंग जो होती है सिजेशन होती है उसकी कुछ टाइम तक के लिए। पहले क्या होता है, धीरे धीरे करके ब्रीथ जो है इंक्रीज होती है, इंक्रीज ब्रीदिंग, फिर उसके बाद फॉलोड बाय डिक्रीज यानी कि डिक्रिसेंडो होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पर्सन को एपनिया हो जाता है, ठीक है, सिजेशन हो जाती है, या हम लोग बोल सकते हैं नो ब्रीथिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अनदर वी हैव इज कुसुमॉल ब्रीदिंग। उसमें क्या होता है, लेबर्ड ब्रीथ होती है, डीप और लेबर्ड होती है, मतलब दिक्कत होती है पर्सन को सांस लेने में, लेबर्ड ब्रीदिंग। ये कब हम देखते हैं, अक्सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, वो एक अनदर टर्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बियोस ब्रीदिंग रेस्पिरेशन या ब्रियोज रेस्पिरेशन, जिसका क्या मतलब होता है,
इरेग्युलर ब्रीथिंग, पहले इरेग्युलरली होगी, ब्रेथ जो होगी वो इरेग्युलर होगी, प्लस उसके बाद क्या फॉलो करेगा, एपनिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब ये जो हमारे फेजेस, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म करने के बाद कुछ स्पेशल टर्म्स जो एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के साथ साथ कुछ स्पेशल टर्म्स आती हैं उनको हमने देखा। तो ये हमारा तीसरा जो वाइटल साइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं, वी हैव बीपी, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। देखते हैं ये क्या चीज़ है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है जो हमारे आर्टरीज होती हैं, उनके जो वॉल्स होते हैं उन पे जो जब ब्लड मूव होता है, फ्लो होता है उसमें से, तो एक फोर्स एक्सर्ट करता है आर्टरी वॉल्स पे, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हमारा ब्लड जो होता है फ्लो करता है, मूव करता है, फोर्स लगाता है, तो वो किस पे लगाता है, आर्टरी की वॉल्स पे लगाता है। उस चीज़ को हम ब्लड का प्रेशर या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर या बीपी बोलते हैं शॉर्ट में। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो कि हमें पता ही होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है कि हार्ट का क्या होता है, जब हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, वही तो है ब्लड प्रेशर, जो फोर्स एक्सर्ट करता है हार्ट आर्टरी के वॉल्स पे, वही चीज़ ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर के टाइम पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट ने कंट्रैक्ट किया, ये इस पोर्शन को हम कंट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर पुट होगा उसको हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इस चीज़ को करने के लिए मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, प्रेशर जो होगा मैक्सिमम होगा इस टाइम पे, और जब ये वापस से रिलैक्स करेगा, ठीक है, रिलैक्सेशन होगी, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और ये करने के लिए क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम हमें प्रेशर चाहिए होगा, कम ही प्रेशर कम ही एनर्जी चाहिए होगी। तो आई होप सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपको समझ आया हो। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर बोलते हैं। पल्स प्रेशर क्या चीज होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम इन दोनों के बीच का माइनस निकालते हैं तो वो होता है हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नॉर्मल क्या रेंज होती है। नॉर्मल क्या रेंज होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच वाले प्रेशर का, 30 to 50 mm ऑफ Hg। इसको mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इससे ये इसका वैल्यू होता है जिससे इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है जो इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए एग्जामिनेशन या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास जब हम बीपी चेक करते हैं, जब हम बीपी का साउंड सुनते हैं, जब हम स्टेथोस्कोप लगा के साउंड सुनते हैं, स्कल्टेट करते हैं पर्सन को, सुनते हैं उसका साउंड, तो हमारे पास एक साउंड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोटकॉफ्स साउंड। ठीक है, कोरोटकॉफ्स साउंड, इसको हम बोलते हैं कोरोटकॉफ साउंड। ठीक है, साउंड हर्ड ड्यूरिंग बीपी मेजरमेंट। आई होप ये आपको समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब हमारा पहला साउंड इसमें कौन सा होगा, सिस्टोलिक साउंड होगा, दूसरा क्या होगा, डायस्टोलिक होगा, सिस्टोलिक होगा, और दूसरा साउंड कौन सा होगा, डायस्टोलिक साउंड होगा, जो कि पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। नॉर्मल वैल्यूज क्या होते हैं बीपी की, चलिए देखते हैं हमारे पास बीपी के नॉर्मल वैल्यूज क्या है। नॉर्मल वैल्यूज होते हैं 120/80 सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ Hg। ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफाई करते हैं इसको थोड़ा सा। नॉर्मल हमारे पास होता है 120/80 ऑफ Hg, इस चीज़ को हम नॉर्मल बोलते हैं। और अगर हमारे पास एलिवेटेड हम कब बोलेंगे कि ये हुआ नॉर्मल, एलिवेटेड हम कब बोलेंगे, एलिवेटेड हम इस कंडीशन में बोलेंगे जब हमारा बीपी 120 से वैरी करके 129 के बीच में आएगा, यानी कि सिस्टोलिक जो होगा। डायस्टोलिक जो है वो हमारा 80 से नीचे, लेस देन 80 में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेज 1। ये भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन भी इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेज 1 वाला क्या होता है कि 130, अब इसको थोड़ा सा ये करके यहाँ से आगे बढ़िए, 130 to 139 आएंगे, अपॉन कितना होगा ये 80 to 89, डायस्टोलिक 80 to 89 तक होगा। अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 वाले में अब आप इससे आगे बढ़िए, यानी कि 140 होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 140 अपॉन ग्रेटर और इक्वल टू 90, इतना mm ऑफ Hg होगा। ये हुआ स्टेज 2। और जब किसी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हम बोलते हैं, जब क्राइसिस होता है तो तब क्या होता है, 180 से अबाव जाता है और 120 से अबाव होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये इसके वैल्यूज हैं। और अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नोट्स चाहिए या PDF चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नोट्स और PDF प्रोवाइड करूँगी, आप लोगों को नोट्स और PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। इसके फैक्टर्स क्या क्या है जिसकी वजह से बीपी जो है वो इफेक्ट होगा, किस वजह से बढ़ या घट सकता है बीपी, चलिए वो देखते हैं हम फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है
हार्ट के वेंट्रिकल में कितना, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, टोटल ब्लड का वॉल्यूम जो कि पंप करेगा हार्ट के वेंट्रिकल, जो पंप करेंगे इन 1 मिनट। देखिए क्या होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना ब्लड का कौन सा कितना वॉल्यूम है जो कि हार्ट के वेंट्रिकल्स जो है वो पंप करेंगे इन 1 मिनट, 1 मिनट में। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो बीपी के साथ क्या होगा, बीपी भी बढ़ जाएगा। फिर आता है हमारा रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, पी बी इंक्रीज होगा। तो क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस होता है फोर्स ऑपोजिंग ब्लड फ्लो। ठीक है, वो डिपेंड करता है, मेनली डिटरमाइन होता है वेसल का रेडियस कितना है, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस कितनी है, और लेंथ, उन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो एक फोर्स होता है जो ब्लड फ्लो को अपोज करेगा। अगर ब्लड फ्लो को चलने के लिए कोई फोर्स है जो अपोज कर रहा है तो बीपी जो होगा बढ़ेगा। ठीक है, बीपी के साथ क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। और उसके बाद अगर हमारे पास विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो बीपी के साथ क्या होगा, बीपी भी इंक्रीज होगा। अगर थिकनेस बढ़ेगी तो भी होगा। इलास्टिसिटी अगर कम होगी, मतलब इलास्टिक नहीं होगा, वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, रिकॉइल नहीं कर पाएगा वापस से, जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो नहीं होगा। अगर वो कम हो रहा है, कम है, तो बीपी क्या होगा, जब वो पंप ही नहीं कर पा रहा है अपने रेट से, वो कम ही हो रहा है, तो बीपी तो अल्टीमेटली क्या होगा, बढ़ेगा ही, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा ही। स्मोकिंग, स्ट्रेस और पेन, उनकी वजह से भी जो है बीपी वो बढ़ जाता है। और हमारे पास एक और टर्म आती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये क्या चीज़ है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है कि जब हम खड़े होते हैं वाइल स्टैंडिंग, सडनली जो बीपी है, बीपी के अंदर जो है ड्रॉप मिलता है, बीपी जो है कम हो जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कितना ड्रॉप होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 20 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा ड्रॉप, ग्रेटर और इक्वल टू 10 mmHg, इतना होगा। उसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है एक चीज, MAP, मीन आर्टेरियल प्रेशर। नॉर्मल कितना होता है उसका वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर का 70 to 110 mmHg, और मिनिमम उसका वैल्यू कितना होता है, ग्रेटर देन 60 mmHg। तो ये मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है, एवरेज प्रेशर होता है पर्सन की आर्टरीज में, कितना एवरेज प्रेशर है एक कार्डियक साइकिल में के दौरान, मतलब एक जब कार्डियक साइकिल उसका हो रहा है, एक हार्ट बीट के दौरान उसका कितना आर्टरीज में प्रेशर है। देखिए क्या होता है, एवरेज प्रेशर इन पर्सन्स आर्टरीज ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट पे आते हैं। वाइटल साइंस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने जा रही हूँ, लास्ट जो इसमें मैं बताना चाह रही हूँ फाइनल, वो ये है कि वाइटल साइंस को हमेशा, जो वाइटल साइंस हमारे पास है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, इन सब को हम लोगों को इंटरप्रिटेट करना होता है एक साथ, इनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। देखिए हम आपको बताना चाह रही हूँ मैं, हमेशा इनको कनेक्ट करके हमें बताना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे कि अगर हम कभी कभी देखेंगे, अगर टेम्परेचर जो है वो अगर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, पल्स भी इंक्रीज होती है, साथ साथ में पल्स भी इंक्रीज होती जाती है। और अगर पेन इंक्रीज होगा, पेन की वजह से क्या होता है, बीपी और पल्स दोनों इंक्रीज होंगे। और अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेशन जो है उसमें इंक्रीज मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो इस कनेक्शन की वजह से जब हम ये साथ में इंटरप्रिटेट करते हैं तो हमें अर्ली डायग्नोसिस में मदद होता है। तो हम पेशेंट का एज अ नर्सिंग पर्सन, एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप जल्दी से उसको इंटरवेंशन दे सकते हैं, कुछ अच्छा उसके लिए प्लान कर सकते हैं, कुछ अच्छा इंटरवेंशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समराइज करते हैं। वाइटल साइंस इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। दे आर बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ बॉडी फंक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग दैम इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट मेमोराइजिंग दैम। उनके वैल्यूज हमें पता होने चाहिए, कितने नॉर्मल है, कहाँ से किस रेंज तक वो नॉर्मल होते हैं, उनको हमें याद रखना होता है, उनको हमें मेमोराइज करना पड़ता है खाली। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो don't forget to like, share and subscribe to Nursing Simplified 24, and in the next video we will cover some other topic, और उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई टॉपिक पढ़ने की इच्छा है, कोई आप टॉपिक सिंप्लीफाई कराना चाह रहे हैं मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। See you in the next video. Till then, fi amanillah.